This conference will now be recorded. शांति शांति शांति। ब्रह्मचर्य अयनानाम् इति एवम् आयुर्वेदविदो मन्यन्ते। तत्र आयुर्वेदविदस्तन्त्रस्थानां तन्त्रस्थानाध्याय प्रश्नानां तन्त्रस्थान अध्याय पृथक्त्वेन वाक्यशः वाक्यार्थशः अर्थावयवश्च प्रवक्तारो मन्तव्याः। तंत्रस्थान अध्याय प्रश्नानां तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद जानने वाले हैं, तो तंत्रस्थान अध्याय प्रश्नानां, तंत्र के स्थान उसमें अध्याय, उसमें जो प्रश्न है, पृथक्त्वेन वाक्यशः अलग अलग रूप से, वाक्यशः वाक्यार्थशः अर्थावयवश्च, वाक्यार्थशः अर्थावयवश्च प्रवक्तारो मंतव्याः। तो आयुर्वेद जानने वाले जो है वो प्रवक्ता इस प्रकार से बताए जाते हैं। किसके? तो तंत्र स्थान अध्याय प्रश्नानां, तंत्र जो विभिन्न स्थान है उसमें जो अध्याय है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको पृथक्त्वेन अलग अलग रूप से वाक्यशः एक एक वाक्य लेकर, ये व्याकरण की खासियत है। एकतिंग वाक्य, इस प्रकार की वाक्य की व्याख्या की गई है कि जिसमें कम से कम एक क्रियापद हो। तिंग यानी तिक्त सिप्तस्त बिब्बस्मस्त आकांठ था आकांठम इडवैमयी, ये एक सूत्र है। और ती से लेकर न तक जो इसमें प्रत्यय समाविष्ट हुए हैं वो धातुओं पर होने वाले प्रत्यय इस प्रकार से है, तो उसको तिंग कहते हैं। और तिंगंत एक तो पद ऐसा होना चाहिए कि जो तिंगंत इस प्रकार का है, जो क्रियापद है। तो एकतिंग वाक्य जिसमें एक क्रियापद कम से कम है वो वाक्य कहलाता है। सो वाक्यशः यानी कि हर वाक्य को लेकर करना है। इसमें कभी कभी क्रियापद लुप्त भी होता है, अध्यारूत होता है, तो वो भी देखना चाहिए कि इसमें अगर क्रियापद है नहीं तो भी क्रियापद अध्यारूत इस प्रकार का कुछ है क्या वगैरह इस प्रकार से। वाक्यार्थशः, फिर वाक्यार्थ जो है उसके अनुसार भी ये देखना इस प्रकार का चाहिए कि जो भी वाक्यार्थ इस प्रकार का होगा, हर वाक्य का अलग अलग अर्थ जो होगा वो देखना चाहिए। अर्थावयवश्च, और अर्थ अवयव उसका जो भी रहेगा वो भी देखना है। तो अर्थ के अवयव रहेंगे, हर शब्द का अलग अलग अर्थ इस प्रकार का रहेगा, और उन सभी अर्थों को ध्यान में रखते हुए आगे जाना है इस प्रकार से। तो अर्थावयवश्च प्रवक्तारो अर्थावयवश्च प्रवक्तारो मंतव्या। तो उस प्रकार से जो पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में जो प्रवक्ता है वो आयुर्वेदविद इस प्रकार के कहे जाते हैं। तत्र आह कथम तंत्रादीनि वाक्येषु वाक्यार्थशः अर्थावयवश्च उक्तानि भवन्ति इति। तो उसमें कहा जाता है कि तंत्र वगैरह जो है वो वाक्यशः एक वाक्य के जरिए
वाक्यार्थशः, वाक्यार्थ के जरिए या अर्थावयव के जरिए किस प्रकार से बोली जाती है, किस प्रकार से कही जाती है। अत्र उच्यते तंत्रम आर्षम कार्स्नेन यथाम्नायम् उच्यमानं वाक्यशो भवति उक्तम्। जो आर्ष यानी कि ऋषिप्रणीत जो तंत्र है, कार्स्नेन यथाम्नायम् उच्यमानं, संपूर्ण रूप से यथाम्नाय, आम्नाय का अर्थ है वेद, तो जैसे वेद है उस प्रकार से बताया जाता है। उच्यमानम वाक्यशः भवति उक्तम, तो एक वाक्य के जरिए उसका कथन इस प्रकार का होता है। वाक्यशः आणि वाक्य अर्थशः यामध्ये काय फरक आहे? अच्छा सवाल है। वाक्यशः यानी कि जितने भी पद है वो सब अलग अलग करके वाक्यशः होता है। वो सभी पदों का समूह वाक्य है। तर्क संग्रह में ये पद समूह वाक्य इस प्रकार से। और जब ये इसके बारे में बात करते हैं कि शब्दबोध इस प्रकार का होता है, वाक्य पद समूह और आकांक्षा योग्यता संधिदिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। आकांक्षा योग्यता और संधि ये वाक्यार्थ ज्ञान के कारण इस प्रकार के हैं। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयान अनुभावकत्वम आकांक्षा, पद का पदांतर से दूसरे पद से पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वय अननुभावकत्व आकांक्षा, कि एक पद को दूसरे पद की इच्छा, आकांक्षा इस प्रकार की रहती है, उसके बिना उसका अर्थ अधूरा इस प्रकार का हो जाता है। जो एक बात बताई गई कि एकतिंग वाक्यम मुख्य जो है वो क्रियापद है और कारक संबंध जो है कर्ता कर्मक चकरण संप्रदान तथैव च अपादानाधिकरण इत्यादि कारकाणि षट्। तो ये 6 कारक क्रियापद से जुड़े इस प्रकार से रहते हैं। और कर्ता अगर है तो कर्ता के रूप में उस शब्द का, उस पद का क्रियापद से संबंध है। कर्म है तो कर्म के रूप में उसका संबंध है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये सभी कारक विभक्तियां कही जाती है। हाँ, सिर्फ एक षष्ठी विभक्ति ऐसी है कि जिसका क्रियापद से संबंध नहीं होता, किसी दूसरे चीज से संबंध होता है, तो षष्ठी शेषी ऐसा बताते हैं। बाकी सभी के लिए षष्ठी इस प्रकार के प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये संस्कृत भाषा की खासियत है कि इसमें कारक संबंध पर अर्थ निर्भर इस प्रकार का होता है। तो शब्द का स्थान क्या है वाक्य में, इसके ऊपर अर्थ निर्भर नहीं होता। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में ए मैन कुक्स पोटैटो इन ए पॉट ऐसा कहेंगे। अब अगर शब्द बदल देंगे, पोटैटो कुक्स ए मैन इन ए पॉट, पोटैटो कुक्स ए पॉट इन ए मैन, कुछ भी करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में देवदत्ता ग्रामं गच्छति देवदत्ता गच्छति ग्रामं देवदत्ता, कुछ भी कहो अर्थ नहीं बदलता। शब्द का वाक्य में सन्निवेश कहाँ है इसके ऊपर उसका अर्थ बिल्कुल निर्भर नहीं है। शब्द में क्रियापद क्या है उससे उस शब्द का संबंध क्या है, पद का संबंध क्या है, ये सभी बातों पर उसका अर्थ निश्चित होता है। और ये एक अहम चीज है कि इसलिए इसमें पद्य रचना सुलभ हो जाती है। और शास्त्रीय वाङ्मय पद्य में वाग्भट जैसा पूरा ग्रंथ अष्टांग हृदय है, ये पूरा ग्रंथ पद्य में है। ये किसी दूसरी शास्त्र के लिए ये संभव नहीं है। तो ये संस्कृत भाषा की खासियत है कि पद्य रचना कंठस्थ करने में सुलभ होती है, आसानी से कर सकते हैं। गद्य रचना होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें काफी दिक्कतें इस प्रकार की आती है। उसके बजाय अगर पद्य रचना हो तो उसमें गेयता है, उसमें काफी वृत्त है, तो ये पठन करने में ज्यादा आसान इस प्रकार की हो जाती है।
और शब्द का निवेश कहीं भी हो तो भी अर्थ नहीं बदलता। ये संस्कृत भाषा की खासियत। इसमें सुश्रुताचार्य ने योग नाम की तंत्र युक्ति बताई है। तो ये अन्वय है। योग तंत्र युक्ति जो है वो अन्वय है कि एक कोई श्लोक ले लिया और उसमें सभी शब्द बिखरे बिखरे इस प्रकार के हैं। फिर भी अगर हम चाहते हैं तो उन सभी को अन्वय लगा के योग तंत्र युक्ति के द्वारा उसका अर्थ लगाते हैं। तो वाक्यशः यानी कि कितने पद है उसका हर क्रियापद से वगैरह किस प्रकार का संबंध है। और कर्ता कर्मच करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरण इत्याकारकाणि षट्। इसका काफी अच्छा एनालिसिस किया गया है पतंजलि ने, पतंजलि द्वारा। हाँ, तो अभी ये नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, मालूम नहीं डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है बार बार जियो का। तो वाक्यार्थशः यानी कि वाक्य का अर्थ क्या है ये समझ लेना है। सभी पदों का अर्थ अगर भली भांति समझ में आए, योग तंत्र युक्ति का वापर करेंगे तो फिर
वाक्यार्थ समझ पाएंगे। वाक्यार्थशाह तो वाक्यशाह यानी कि सभी पद, और वाक्यार्थशाह यानी सभी पदों का विभक्ति प्रत्यय सहित अर्थ, ये सब समझकर उसमें काम करना है इस प्रकार से। तो तंत्रमार्षम प्राकार्षेण यथाम्नायम् उच्यमानं वाक्यशो भवति उत्तम। तो ये वाक्यशाह होता है, हर वाक्य का जिक्र अलग अलग इस प्रकार का होता रहता है। बुद्ध्या सम्यक अनुप्रवेश्य अर्थ तत्व वाग्भेद व्यास समास प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन युक्ताभिस त्रिविध शिष्य बुद्धि गम्या भी उच्चमानम वाक्यार्थशाह भवति उत्तम। इसमें नीचे स्पष्ट ही किया है, वही ज्यादा बेहतर इस प्रकार। बुद्धिया सम्यक अनुप्रविश्य अर्थ तत्व, बुद्धि से अर्थ तत्व को पूरी तरीके से जानकर, अच्छे तरीके से जानकर, वाग्भी व्यास समास प्रतिज्ञा युक्ता भी, वाग्भी युक्ता भी, तो किससे युक्त? व्यास समास, व्यास यानी कि अलग अलग और समास यानी कि इकट्ठा इस प्रकार से। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, तो ये परार्थानुमान में आता है कि यत्तु स्वयं धूमात् वह्निम् अनुमाय परम प्रति बोधयितुं पंचावयव वाक्यं प्रयुङ्क्ते तत्परार्थानुमानम्। परतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा धूमात् इति हेतुः धूमवत्वात् इति हेतुः, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति उदाहरणं यथा महानसः, तथा च अयं तस्मात् तथा च अयम् इति उपनय, तस्मात् तथा इति निगमन। ये जो 5 वाक्यावयव इस प्रकार के कहे गए हैं, उन वाक्यावयवों से युक्त, इस प्रकार से युक्ता भी त्रिविध शिष्य बुद्धि गम्या भी उच्चमान। त्रिविध प्रकार के जो शिष्य है, कि कोई मंद बुद्धि वाले होंगे, कोई मध्यम वाले होंगे, कोई तेज बुद्धि वाले, उन सभी के जो ध्यान में आए इस प्रकार से उसको कहना है। तो हमेशा अच्छे ही छात्र मिलेंगे ऐसा नहीं होता, अच्छे छात्र मिलना भी भाग्य का लक्षण होता है, और अच्छा गुरु मिलना ये भी भाग्य का लक्षण इस प्रकार का होता है। तो मंद बुद्धि वाले भी छात्र है, एतावत्तो ही अलम अल्पज्ञ व्यवहाराय मंद बुद्धि। शंकराचार्य भी कहते हैं कि ये 50 महाकषाय बताए गए, तो मंद बुद्धि जो है उनके व्यवहार के लिए ये अलम है, काफी है। अनुक्तार्थ ज्ञानायच बुद्धिमता, तुम्हारा पानी, और जो बताया नहीं गया है उसके जानकारी के लिए जो बुद्धिमान इस प्रकार के वैद्य है, उनके लिए वो अच्छे इस प्रकार के रहेंगे, वो समर्थ रहेंगे। तो जो भी हम शास्त्र बताएंगे वो त्रिविध शिष्य बुद्धि हित, 3 प्रकार के जो शिष्य है उन सभी के लिए हित इस प्रकार का शास्त्र हम बताएंगे, इस प्रकार का कहना है। तो सम्यक बुद्धिया सम्यक अनुप्रविश्य अर्थ तत्व, गुरु का कर्तव्य क्या है कि पहले खुद जान ले क्या क्या है इसमें, ज्ञान कर ले, और फिर वाग्भी व्यास समास प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन युक्ता, जो वाणी ये व्यास समास अलग अलग रूप से और इकट्ठा रूप से, और ये जो 5 है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, इस तरीके से ये त्रिविध शिष्य बुद्धि हित, 3 प्रकार के जो शिष्य है उनके बुद्धि के लिए जो कार्य करो इस प्रकार के करें। ज्ञानेश्वरी एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। भगवत गीता का जो तत्व ज्ञान है वो मराठी में लाने के लिए उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, और उसमें काफी उदाहरण दिए। चंद्रमेधे अलांचन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाणी सदा सज्जन सोयरे हेतु, ये तो पसायदान में आया है, लेकिन माता अगर बालक को खिला रही है वो उसके हिसाब से
उसको बांट देती है और उतना उतना हिस्सा उसको खिलाती है वगैरह वगैरह इस प्रकार माये दे जय बाल दे जय वही उपसे तो यार ताकती पैसे घास कर इस प्रकार से तो उन्होंने भी गीता का तत्व ज्ञान सर्वसामान्य लोग समझ पाए मराठी में समझ पाए इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण देके देके उसको स्पष्ट किया तो ये जैसा तरीका है उसी तरीके से ये शिष्यों तक पहुंचाना है और फिर त्रिविध शिष्य बुद्धि गम्य इस प्रकार का अगर ये बताया जाता है तो वाक्यार्थशः भवति इति उक्तम तो ये वाक्यार्थशः उसका विवरण इस प्रकार का हो जाए कवि करोति काव्यानि रसम जानाति पंडिता ये एक कहावत है कि कवि काव्य कर जाता है और रस जो उसका है वो पंडित जानता है उसी प्रकार से ये जो आम्नाय है हमारे वेद है उसके जरिए काफी तरीके के अर्थ इसमें से निकल सकते हैं हमारा पानी काफी तरीके के अर्थ निकल सकते हैं और उन सभी को बात ध्यान में रखते हुए उसका विवरण कहाँ कैसे क्या होगा इसके बारे में बताना काफी मुश्किल होता है हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसका विवरण करती रहती है और उसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है कि उस व्यक्ति की जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के आधार पर उसके ज्ञान के आधार पर उसके अनुभव के आधार पर वो अपना अपना विवरण देता रहता है कहा जाता है कि भगवत गीता पर 700 से ऊपर टीकाएं हैं विभिन्न भाषाओं में और एक टीका इस प्रकार की विजय है वो बताते हैं कि भगवत गीता कम्युनिज्म तत्वज्ञान सुनाती है बताती अब उस व्यक्ति का ये विवरण है उसको लगता है कि भगवत गीता ने कम्युनिज्म बताई और उसके जरिए वो उस तरीके से बताता रहता सभी लोग सहमत हो गए नहीं हो गए एक अलग इस प्रकार की चीज होगी भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति ये भी एक सूत्र आता है कि जो भेदता है वो जो भेद्य चीज को अलग तरीके से भेद कर सकता है उससे तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विवरण जो होता है वो अलग अलग होता है हर गुरु का विवरण अलग होगा हर शिष्य का विवरण शिष्य के लिए विवरण अलग इस प्रकार का होगा और उसके आधार पर उसकी प्रवृत्ति होती रहे हमें क्या चाहिए कि मूल अर्थ क्या है वाक्यार्थ क्या है पदों का अर्थ क्या है ये पहले समझ लेना चाहिए आगे चलकर उसके विवरण के बारे में संदेह हो सकते हैं उसके विवरण के बारे में भिन्नता इस प्रकार की हो सकती है और इसलिए मेरा एक कहना है कि अभी जो कॉलेज का माहौल है शिक्षा बिल्कुल नहीं है कॉलेज में तो उसको अगर बदलना है तो मूल रूप से इसी प्रकार से ग्रंथ इंटरनेट के जरिए या कंट्रीमेंट क्लासरूम वगैरह के जरिए पढ़ाया जाए कॉलेज का काम सिर्फ प्रैक्टिकल देना इतना ही होना चाहिए और एक ही सूत्र के ऊपर विभिन्न लोग वक्तव्य करेंगे तो भी ठीक है छात्र के लिए विभिन्न पहलू सामने आ जाएंगे और उसको जो चुनना है वो उसको चुन सकेगा लेकिन इसका पर्यवसान प्रैक्टिस में होना है सिर्फ ज्ञान के लिए ये नहीं है ये प्रैक्टिकल साइंस है तो जो भी हम सुनेंगे उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे इसके बारे में सोचना पड़ेगा तो इस प्रकार से अगर होगा तो ये जो अभी का माहौल है वो बदल जाएगा अभी जो फिलहाल परिस्थिति है कि ऑनलाइन ऑन पेपर अध्यापक है ऑन पेपर छात्र है क्या स्थिति है तो ऑन पेपर होने की जरूरत नहीं आप अपने घर पे बैठे हुए अध्ययन करें किसी अच्छे गुरु से सीखे प्रकार से
और सुबह के टाइम ये डिस्कोर्सेस रहेंगे, रिकॉर्डेड रहेंगे, आप उनको पढ़िए, कंठस्थीकरण कीजिए, फिर अस्पताल में जाए, पेशेंट देखे, फिर दोपहर प्रैक्टिसेस करनी है, यानी कि स्वस्थ वृत्ति के हो या फिर द्रव्य गुण शास्त्र के हो, तो प्रैक्टिकल्स करने हैं, और शाम को क्लिनिक में जाना है। हाँ, जो कुछ हमने पढ़ा सीखा वो प्रैक्टिस में लाना है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर आयुर्वेद की शिक्षा होगी तो ये इतने सारे अध्यापक अगर ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, और मूल रूप से ग्रंथ सिखाएंगे तो ज्ञान की क्वालिटी बढ़ेगी। अगर हम ये टर्शियरी सोर्सेस पर अभी सिखा रहे हैं वो कुछ मतलब की बात नहीं है, मूल ग्रंथों को ही सिखाना है, और ये अगर भलीभांति हो जाता है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का हो जाएगा, और खर्चा भी बचेगा, इतनी सारी कैपिटेशन फी लेना वगैरह ये भी कुछ नहीं करना पड़ेगा इस प्रकार से। और सबसे अहम मुद्दा है कि मूल ग्रंथों का अध्ययन होगा, सच्चे स्वरूप में आयुर्वेद हम जान सकेंगे, तो ये एक अहम स्टेप होगी। और राजकारण के लिए, पैसे कमाने के लिए जो कॉलेज उठाए गए हैं, शुरू किए गए हैं, वो निकल जाएंगे इसमें से। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है अगर इस प्रकार से लोग पढ़ते हैं, इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर क्लासरूम के जरिए पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा। तो इस प्रकार से वाक्यार्थशः भवति उत्तम, ये वाक्यार्थशः उसका विवरण होता है। तत्र नियतानाम् अर्थदुर्गाणां पुनर्विभावनैः उक्तम् अर्थावयवशः भवति उत्तम। तो तंत्र नियत जो अर्थ दुर्ग है, दुर्ग यानी कि किला, यानी कि समझने में कठिन इस प्रकार के, तो पुनर्विभावने ही उत्तम अर्थावयवशः भवति उत्तम। तो विभावन के जरिए उसके बारे में कहा जाना, उसका विवरण करते रहना, ये अर्थावयवशः इस प्रकार का कहा जाता है। इसके देखते हैं अगर कुछ किया है विभावन ने। विभावन ही उत्तमिति व्याख्याने कथनम् उत्तमिति भावेक्तः, यथा शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी इत्यत्र चेष्टा या चेष्टा इत्येतावन्मात्रमुच्यते, तेन द्वितीय चेष्टा पदस्य दुर्गस्य व्याकरणं परं भवति। तो व्याकरण का यहाँ मतलब है विवरण, इस प्रकार से उदाहरणं दृष्टान्तः उपनयः सिद्धान्तोपपादितस्य साधनधर्मस्य साध्यगुणाकथनम् तथा चायं धूमवान् इति निगमनं हेतुसाधित साध्यधर्मकथनम् तस्मात् अग्निमान्। तो ये जो पंचावयव वाक्य इस प्रकार के बताए गए हैं वो तर्क संग्रह में सभी दिए। परोतो मन्यमान इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वादिति हेतुः, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः वह्निः इति, यथा महानसः इति उदाहरणम्। तथा च अयं वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति उपनयः, तस्मात् तथा, तस्मात् पर्वतो वह्निमान्, प्रतिज्ञा फिर से कहना। ये 5 वाक्य इस प्रकार के बताए गए हैं, और खुद को अनुमिति हो गई है, दूसरे को अनुमिति करवानी है, उसके लिए ये 5 वाक्य इस प्रकार से जरूरी रहेंगे। तो इस प्रकार से दूसरे को समझाना। तंत्र नियतानाम इति तंत्रगतानाम विभावनैः उक्तमिति व्याख्यानैः कथनम् उक्तमिति भावेक्तः, अस्य उदाहरणं शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था। इसमें शरीर चेष्टा या च इष्टा, चेष्टा अन्य दूसरा जो पद है उसका मतलब या च इष्टा इस प्रकार का।
जो इष्ट है इस प्रकार की, शरीर की क्रिया जो इष्ट क्रिया इस प्रकार की है, स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, ये स्थैर्य के लिए और बलवर्धिनी इस प्रकार की है। स्थैर्यार्था या च इष्टा, स्थैर्य के लिए जो इष्ट इस प्रकार की है और जो बलवर्धन करने वाली है। देह व्यायाम संख्याता मात्रया तान उपाचन, जिसको देह व्यायाम इस प्रकार का कहा जाता है, उसको योग्य मात्रा में उसका सेवन करें, ऐसा उस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से रहे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विवरण, अर्थावयवशः विवरण, अर्थावयवशः यानी कि हर अर्थ को विवरण करके स्पष्ट करके बताना, ये व्याख्यान इस प्रकार का बताया गया, व्याकरण कहा गया। तत्र चेत् प्रष्टाराः स्युः चतुर्णां ऋक्साम यजुर अथर्ववेदानां तं वेदम् उपविशन्ति आयुर्वेदविदाः। तो उसमें अगर पूछने वाले हैं कि चतुर्णाम, जो चार वेद है, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो आयुर्वेदविद, आयुर्वेद जानने वाले किस वेद का उपदेश करते हैं? किम आयु, आयु क्या है? तस्माद आयुर्वेदः, इसलिए आयुर्वेद, किमर्थम आयुर्वेदः, तस्माद आयुर्वेदः और किमर्थम आयुर्वेदः ये दोनों एक जैसे प्रश्न हैं। शाश्वतः अशाश्वतो वा, आयुर्वेद शाश्वत है या अशाश्वत है? कति कानिच अस्य अंगानि, उसके अंग कितने हैं और कौन कौन से हैं? कश्चायम अध्येतव्यः किमर्थंच, किसको उसने उसको पढ़ना चाहिए और किसके लिए पढ़ना चाहिए, कारण मतलब क्या है इसका? तत्र विशेषा पृष्ठेन एवं चतुर्णां ऋक्साम यजुर अथर्ववेद वेदानाम आत्मनो अथर्ववेदे भक्ति आदेश्य। तो पृष्ठेन एवं पृष्ठेन विषया, इस प्रकार से जिस वैद्य को पूछा गया है, वो चार वेदों में से अथर्ववेद में उसकी भक्ति उसको बतानी है। अथर्ववेद भक्ति आदेश है। वेदो ही अथर्वणो दान स्वस्त्यन बलिमंगल होम नियम प्रायश्चित्त उपवास मंत्रादि परिकथा चिकित्सा प्राह। अथर्ववेद दान स्वस्त्यन बलि मंगल होम नियम प्रायश्चित्त उपवास मंत्रादि परिग्रह, इन सभी के ग्रहण से चिकित्सा प्राह, चिकित्सा उन्होंने बोली है। अब ये एक बड़े विवाद का मुद्दा है कि आयुर्वेद उत्क्रांत हुआ है नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे मानने वाले हैं कि आयुर्वेद उत्क्रांत हुआ है। जिस तरीके से आयुर्वेद शुरू में था उसी प्रकार में वो नहीं रहा, उसमें काफी बदलाव इस प्रकार के आए हैं और उत्क्रांत हुआ है, इसीलिए ये अभी के स्थिति में उपयुक्त इस प्रकार का है। कुछ सनातनी लोग इसको नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, जो भी है वो सभी मूल ग्रंथों में ही है, उत्क्रांत होने की कुछ बात इस प्रकार की, उसमें बदलाव होने की कुछ बात नहीं। डॉक्टर बहुलकर जो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में बड़े हस्ती थे, अभी रिटायर हो गए, उनका विषय अथर्ववेद और आयुर्वेद, उनके पीएचडी का विषय इस प्रकार का था और उन्होंने ये उत्क्रांत हुआ है इस बात को स्पष्ट किया है वहां पे। और उनका कहना था कि वेदों में केवल ये वातपित्त कफ के बारे में थोड़ा कुछ निर्देश इस प्रकार का है, या वातपित्त कफ छोड़ दो, लेकिन अग्नि वायु सोम इस प्रकार के बारे में कुछ निर्देश इस प्रकार के हैं। उससे उसमें ये दैव व्यपाश्रय चिकित्सा अहम, जैसे कि अथर्ववेद में दैव व्यपाश्रय के बारे में बताया गया है, वो अहम चिकित्सा थी और वो परिवर्तित होके युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा ये अब सबसे अहम बन गई। हम जो अभी करते हैं वो ज्यादातर युक्ति व्यपाश्रय करते हैं, दैव व्यपाश्रय चंद ही लोगों में करते हैं और
मानस जो है वो और भी कम लोगों में इस प्रकार की होती है। लेकिन एक बात इसमें स्पष्ट है कि ग्रंथ जो है वो युक्ति व्यपाश्रय को व्यपाश्रय का पुरस्कार करने वाले ज्यादा इस प्रकार के। अभी कुछ वैद्यों में इस प्रकार का परिवर्तन आ गया, जैसे कि गंधर्वी युक्ति व्यपाश्रय के बजाय दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में ज्यादा जुड़ गया। वो सांगवड़ेकर महाराज उनके जो गुरु है उनके आधार पर नाड़ी देखने पर चिकित्सा सामने आ जाती है और उससे फायदा भी होता है। तो ये दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का अंश है, ये युक्ति व्यपाश्रय नहीं है। पहले तो युक्ति व्यपाश्रय ही करता था और ग्रंथों का अध्ययन उसका भी अच्छा है। लेकिन युक्ति व्यपाश्रय अभी उसने बहुत कम कर दिया है और ये दैव व्यपाश्रय इस प्रकार का ज्यादा बढ़ गया है। ग्रंथों को अगर हम देखेंगे तो पहले दैव व्यपाश्रय चिकित्सा ज्यादा थी, अथर्ववेद ये इस प्रकार से। बाकी वेदों में इसके बारे में इतनी बहस नहीं है। ये कामला वगैरह के बारे में कुछ निर्देश आते हैं और मेरी कामला में किसी पंछी में रख देता हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से, ताकि मुझे उससे मुक्ति मिल जाए वगैरह इस प्रकार के कुछ सूक्त है। तो ये सभी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि ये डेवलप इस प्रकार का हुआ है, बदलता गया है इस प्रकार से। दूसरा भी उदाहरण देते हैं कि चरक में वायु के 5 प्रकार के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन पित्त के 5 प्रकार, कफ के 5 प्रकार इसके बारे में जानकारी नहीं है। सुश्रुत में पित्त के 5 प्रकार के बारे में जानकारी आती है और वाग्भट में कफ के 5 प्रकार के बारे में जानकारी आती है। लेकिन कहीं भी संप्राप्ति में इन पित्त या कफ का उल्लेख नहीं है, निर्देश नहीं है। संप्राप्ति में वो सिर्फ पित्त और कफ कहेगी। वायु के बारे में कहते हैं कि प्राण है, उदान है वगैरह, ये संप्राप्ति में हिस्सा दे रहा है। लेकिन पित्त और कफ के बारे में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। तो इनका ये भी कहना है कि 5 प्रकार का है इतना ही मालूम था, लेकिन उसका विवरण, वो भी विवरण ज्यादा नहीं है। बुद्धि मेधाभिमानाद्य अभिप्रेतार्थ साधना साधक मृत्यतम पित्तम इस प्रकार के जो वाग्भट ने लिख दिया। तो साधक पित्त के बारे में इतना ही विवरण, इतना ही सूत्र में आता है। रसिक पावस्कर ने उसके ऊपर एक 3 घंटों का व्याख्यान दिया था और ये समझाने की कोशिश की थी कि ये क्या चीज है, साधक पित्त क्या चीज है। तो विवरण ये एक अलग इस प्रकार की बात होगी और इस प्रकार से ये उत्क्रांत तो हुआ है नहीं हुआ है इसके बारे में संदेह निर्माण होता है। दूसरी बात ऐसी रहती है कि युगानुरूप संदर्भ विभागे न करिष्यते, ये जो अष्टांग संग्रह ने बताया, ते अर्थात ग्रंथबंधश्च संक्षेपाय क्रमो, वही अर्थ वही ग्रंथबंध, सिर्फ संक्षेप के लिए क्रम मैंने बदल दिया है इस प्रकार से। तो युगानुरूप संदर्भ ये करने की आवश्यकता अगर है तो आयुर्वेद उत्क्रांत तो होने ही वाला है और उसकी ये जरूरत ही है। अभी के स्थिति में कारण इतने बदल गए हैं, खेती इतनी बदल गई है, खान पीने की चीजें इतनी बदल गई है और ग्लोबल अब हम विचार करते हैं तो स्वस्थवृत्त भी अलग तरीके से लिखना पड़ेगा ग्लोबल सोसाइटी के लिए। नए नए विकार उभर आ रहे हैं तो उनके लिए भी निदान पंचक लिखना पड़ेगा, उनके बारे में चिकित्सा सूत्र के बारे में बहस करनी पड़ेगी। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का माहौल है। लेकिन जो मूल तत्व ज्ञान है, स्वभाव परमवाद हो, त्रिदोष सिद्धांत हो, पंचमहाभूत सिद्धांत हो, ये द्रव्य गुण कर्म वगैरह वगैरह वाली बात हो, रसवीर्य विभाग प्रभाव ये बात हो, ये नहीं बदलने वाली। सबसे अहम मुद्दा ये है कि पदार्थ बदल गए हैं, नए नए पदार्थ यहाँ पे आकर रूढ़ हो गए हैं, जैसे कि मूंगफली है, टमाटर है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये द्रव्य है, उसके आश्रय में गुण कर्म है और उनके आधार पर कार्य उनका होता रहता है वगैरह वगैरह, ये बातें नहीं बदली।
ये नहीं बदलेगा। तो मूल तत्वज्ञान जो है वो नहीं बदलेगा, बाकी उसके संबंध में अन्य जानकारी बदल सकती है। ये एक अहम मुद्दा इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आयुर्वेद उत्क्रांत तो हुआ है या नहीं हुआ है, आयुर्वेद बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला है, और मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बताते रहते हैं कि इसमें रिसर्च होता रहता है और इसलिए बदलाव आते रहते हैं। और ये एक अच्छा सबूत है कि ये लाइव साइंस है। आयुर्वेद अगर उसमें कुछ बदल नहीं होने वाला तो ये लाइव नहीं रहा। संस्कृत भाषा जैसी मृत भाषा कही जाती है कि कहीं बदलाव ही नहीं है, उसमें नए शब्दों का चयन ही नहीं है, तो ये मृत भाषा उसको घोषित किया गया इस प्रकार से। अब उसको रिवर्ट करने के बारे में प्रयास चल रहे हैं कि मृत भाषा नहीं है वगैरह इस प्रकार से। उसी प्रकार से आयुर्वेद शाश्वत है या अशाश्वत है, उस जमाने में था, अब नहीं रहा, आगे नहीं रहेगा, ऐसी चीज है, या शाश्वत है, किसी भी काल में आयुर्वेद होगा ही इस प्रकार से। तो ये सभी अहम मुद्दे हैं और हमें इसके बारे में बहुत जानकारी होनी जरूरी है। प्रैक्टिस के साथ जानकारी होनी जरूरी है कि व्यवहार क्या है, ये भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। और मालूम नहीं है नेट कनेक्शन का इशू कैसा रहता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता रहूंगा कि जहां तक हो सके वो करें। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः श्वः पुनर्मिलामः।